दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 सितंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक सूचना देना चाहता हूं। सूचना यह है कि कल आपके बीच न्यूज प्रसारित नहीं किया जा सका, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपसे माफी मांगता हूं और मुझे खेद है कि मैं कल आपको न्यूज सुना नहीं पाया। तो दिक्कत की बात नहीं, फिर आज से हाजिर हो गए हैं आपकी खिदमत में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर सभी विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो जाए तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 50 सीटों पर ही आ जाएगी। जी हां, न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों से बताया है कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अपने संशोधन में नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्षी दलों को उन लोगों के कल्याण के लिए अपने मतभेदों को दफनाने की जरूरत है जो विकल्प की तलाश में है। उन्होंने दावा किया है कि उनका एकमात्र लक्ष्य विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए काम करना है। इस बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि बीजेपी सरकार के तहत देश में एक अघोषित आपातकाल है जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी आवाजों को चुप करने की कोशिश कर रहे हैं। यह प्रस्ताव में कहा गया है कि देश बीजेपी के विकल्प की तलाश कर रहा है और सभी विपक्षी दलों से अपने मतभेदों को भुला करके एकजुट होने को कहा है। साथ ही बीजेपी पर देश में सांप्रदायिक उन्माद भड़काने का भी आरोप लगाया है। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, समाज में असहिष्णुता और उग्रवाद बढ़ रहा है, दलितों और आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आज पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल का रेट जारी कर दिया है। इसके मुताबिक पटना, अररिया, दरभंगा, बक्सर समेत कई जिलों में पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, लेकिन भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, पूर्णिया समेत कई जिलों में तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जब बिहार में ओवरऑल कीमतों में इजाफा हुआ है। राजधानी पटना में पेट्रोल का दाम 56 पैसे तो डीजल का रेट 52 पैसे प्रति लीटर की दर से बढ़ा दिया गया है। सबसे ज़्यादा बढ़त पटना में ही देखी जा रही है, जहाँ इसके अलावा सीवान, खगड़िया, नालंदा, नवादा जैसे जिलों में भी तेल महंगा हो गया है। जब दाम में कमी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कमी लखीसराय में आई है। यहाँ पेट्रोल का दाम 64 पैसे और डीजल का दाम 60 पैसे प्रति लीटर की दर से कम हो गया है। जब 20 जिलों में पेट्रोल का दाम कम हो गया है। इसके अलावा मधुबनी, किशनगंज, बेगूसराय, अरवल सहित कई अन्य जिलों में तेल की कीमत आज घटी है। वहीं पर आज औरंगाबाद, जमुई और शिवहर में पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के पेट्रोल की कीमत में ओवरऑल 49 पैसे और डीजल के दाम में 46 पैसे की बढ़त दर्ज की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गंगा और सोन नदी सहित कई नदियों के जलस्तर में कमी देखी गई है। पटना में दीघा घाट और गांधी घाट पर आज औसत 30 से 41 सेंटीमीटर तक कमी आने की संभावना है। सोन नदी का जलस्तर मनेर में घट रहा है, हालांकि ये नदियां शनिवार तक खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। इसके अलावा उत्तर बिहार की कई नदियां खतरे के निशान से पार हैं। पुनपुन, लोकलाइन सहित अन्य छोटी नदियों का पानी खतरे के निशान से नीचे है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में आजकल एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा गया है कि बिहार में दिखा, भारत में भी दिखेगा। जब पोस्टर में जो कुछ कहा गया है उसका संदेश ये है कि 2024 के आम चुनाव में यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की ही तरह केंद्र में भी उनकी सरकार बनेगी। जब बिहार में सत्ताधारी दल यानी कि जेडीयू को उम्मीद है कि विपक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट होकर के आम चुनाव में जनता के बीच जाएगा और सत्ता में लौटेगा। अगला आम चुनाव होने में अब 2 साल से भी कम समय रह गया है। ऐसे में सियासी पारा तेजी से चढ़ता जा रहा है और सभी दल तैयारी में लग गए हैं। इस बीच मणिपुर में जेडीयू के विधायकों के भाजपा में शामिल हो जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ये कोई संवैधानिक काम नहीं है, देश में नई तरह की राजनीति चल रही है, दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ना गलत है, इसीलिए 2024 में पूरा विपक्ष मिलकर के इन्हें सबक सिखाएगा। 2024 के पहले विपक्ष के तमाम दल भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए लगातार कोशिश में लगे हैं। यह सभी दल चाहते हैं कि विपक्ष एक मंच पर आकर के एक महागठबंधन करे और भाजपा को सत्ता से बाहर कर सके। इसी को लेकर के विपक्ष के सभी बड़े नेता लगातार
लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर अभी तक कोई भी खास कदम एक मत नहीं बन सका है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को आगे करके अपनी इच्छा जता चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ये मानकर चलती है कि विपक्षी महागठबंधन का नेतृत्व करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पास ही है। इस बीच बिहार में हाल ही में भाजपा से अलग होकर के नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के साथ सरकार बना ली और अब खुद को पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में अनौपचारिक रूप से सामने रख दिया है। इसकी तैयारी भी बिहार में दिख रही है। खास बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी अपनी पार्टी की ओर से नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना, भागलपुर समेत सभी जिलों में भीख मांगने वाले लोगों के लिए सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत भिखारियों को रोजगार के साथ जोड़ा जा रहा है, साथ ही साथ उन्हें 10,000 की मदद भी दी जा रही है। खबर के अनुसार सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को जिले में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ समाज कल्याण विभाग ने सभी विभागों से भी आग्रह किया है कि भिखारियों को अपने अपने विभाग में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। आपको बता दें कि भिखारियों को रेस्क्यू के बाद उन्हें एजेंसी के माध्यम से सरकारी दफ्तरों में सफाई जैसे काम दिए जा रहे हैं, जब वहीं कुछ भिखारियों को 10,000 रुपये की सहायता राशि देकर के सब्जी, अंडा सहित अन्य तरीके का दुकान खुलाया जा रहा है। जब मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत अब तक 207 भिखारियों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है, जब वहीं अब तक कुल 14,000 से भी अधिक भिखारियों का आधार, पैन और बैंक खाता खोला गया है। वही भिखारियों को भीख मांगना छोड़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार मौसम विभाग ने बिहार के पटना, पूर्णिया, भागलपुर, सीतामढ़ी समेत 23 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया है। यह साथ ही साथ लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार मानसून ट्रफ रेखा हिमालय की तलहटी से गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, जलपाईगुड़ी होते हुए पूर्व दिशा की ओर से गुजर रही है, जिसके प्रभाव से बिहार के कई जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि खराब मौसम के दौरान लोग घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले तथा बड़े पेड़ पौधे और फिर बिजली के खंभों से दूर रहें, क्योंकि वज्रपात से लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। जिन जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है वे जिला है पटना, पूर्णिया, भागलपुर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिला शामिल है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया, भागलपुर समेत सभी जिलों में 2 चरणों में निगम चुनाव कराए जाएंगे। इसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ अधिकारियों को सभी प्रकार की तैयारी पूरी करने को कहा है। खबर के अनुसार बिहार में नगर पालिका चुनाव के लिए 10 और 20 अक्टूबर को 2 चरणों में मतदान हो सकता है। हालांकि अभी तक आयोग की ओर से किसी भी तरीके का अधिसूचना जारी नहीं किया गया है, लेकिन सभी जिलों को तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि कांग्रेस ने कल भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर बढ़ती महंगाई और वस्तुओं की कीमतों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को लेकर के निशाना साधा है। कांग्रेस ने भाजपा पर आम लोगों के दर्द के प्रति असंवेदनशील होने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस के महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल ने कहा है कि उनकी पार्टी मुख्य विपक्ष के तौर पर जनता के हितों के लिए सड़कों पर लड़ाई जारी रखेगी। दरअसल रविवार को राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी महंगाई पर हल्ला बोल रैली की है। इस रैली से पहले शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए महासचिव के सी वेणुगोपालन ने मोदी सरकार पर उसकी गलत नीतियों को लेकर के निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी विधायकों को खरीदने और विपक्ष सरकारों को गिराने में व्यस्त है, बिजी है। उन्होंने कहा है कि सरकार जनता के लिए परेशान नहीं है और केवल विधायकों को खरीदने और विपक्ष सरकारों को गिराने में लगी हुई है। और दोस्तों, बात करते हैं कि सूखे की मार झेल रहे बिहार के 8 जिले ऐसे हैं जहां धान की 100% रोपनी पूरी हो गई है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार धान की 100% रोपनी होने से इन जिलों के किसान खुश हैं, लेकिन उनके सामने धान को सूखे से बचाने की बड़ी चुनौती है। खबर के अनुसार पूर्णिया, अररिया, बेगूसराय, गोपालगंज, कटिहार, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, शिवहर और सुपौल में धान की रोपनी निर्धारित लक्ष्य के बराबर हो गई है, जबकि बिहार के अन्य जिलों में धान की 100% रोपनी नहीं हो पाई है।
जो सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय है। आपको बता दूं कि बिहार के अरवल, बांका, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, सहरसा, सारण, शेखपुरा और सीतामढ़ी में इस साल सूखे जैसे हालात हैं, क्योंकि यहाँ 50 से 60% कम बारिश हुई है, जिससे कई किसानों के खेत परती पड़ी हुई है। जब मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार किसानों को धान की रोपनी तथा धान की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान दे रही है, लेकिन फिर भी कई जिलों के किसान धान की पूरी रोपनी नहीं कर पाए हैं, जिससे किसानों की परेशानियां बढ़ने लगी है। तो दोस्तों बात करते हैं कि पटना, मुजफ्फरपुर समेत पूरे बिहार में जमीन रजिस्ट्री कराने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में जमीन के निबंधनार्थी के लिए मुफ्त में यानी कि फ्री में बस की सुविधा बहाल होगी। इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ होगा। खबर के अनुसार बिहार में अगर आप जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं तो फिर आपको जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले के साथ पहचान के लिए सरकार फ्री में बस की सुविधा मुहैया कराएगी। इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार भर में यानी कि पूरे राज्य भर के रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके इसकी तैयारी करने का आदेश दिया है। 7 सितंबर से मुजफ्फरपुर में ये सुविधा शुरू कर दी जाएगी, वहीं 19 सितंबर से पूरे बिहार में इस सुविधा को बहाल कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहाँ जमीन के निबंधनार्थी के लिए मुफ्त में यानी कि फ्री में बस की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, रजिस्ट्री के बाद लोगों के घरों तक भी बस की सुविधा फ्री में मिलेगी। इससे लोगों को जमीन रजिस्ट्री के दौरान गवाह लाने में आसानी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मखाना की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, समस्तीपुर समेत कई जिलों के किसानों को मखाना की खेती के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। यह खबर के अनुसार मखाना विकास योजना के तहत राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 72,750 रुपये सब्सिडी दे रही है। यह साथ ही साथ किसानों को मखाना की उच्च प्रजाति के बीज भी उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सभी व्यक्ति को अपने जमीन या फिर खेत का लगान जमा करना होता है। जहाँ लगान जमा करने के बाद बिहार सरकार उसे रसीद देती है, जिसका इस्तेमाल आप सभी तरीके की सरकारी योजना में कर सकते हैं, या फिर बिजली, पानी या फिर गैस कनेक्शन लेने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप बिहार में ज़मीन की खरीद बिक्री करते हैं तो भी इस दौरान भी आपको लगान रसीद की ज़रूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य एवं भूमि सुधार विभाग ने लगान रसीद निकालने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। ये तो आपको भी मालूम है। आपको बता दें कि अब आप बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा जमीन का लगान जमा कर सकते हैं और साथ ही साथ रसीद को डाउनलोड करके उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों अब बात सेहत की करेंगे। जी हाँ, आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सभी लोग अपने सेहत को स्वस्थ रखना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण कई बार लोग सुबह सुबह ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे कि उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है और धीरे धीरे इंसान की सेहत भी खराब हो जाती है। आपको बता दूं कि इंसान को सुबह के समय खाली पेट कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे शरीर में कई तरह की परेशानियाँ जन्म लेने लगती है और इंसान की सेहत खराब हो जाती है। इसलिए सभी व्यक्ति को इसके दायरे में सही जानकारी होनी चाहिए। अब हम आपको बताएंगे खाली पेट पर आपको क्या 5 ऐसी चीज़ है जो नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं खट्टे फल। इंसान को खाली पेट खट्टे फल का सेवन नहीं करना चाहिए, यह क्योंकि इसमें एसिडिक गुण होते हैं। इससे हार्ट बर्न और गैस्ट्रिक की समस्याएं हो सकती है। अब बात करते हैं टमाटर के बारे में। तो आपको बता दूं कि टमाटर सेहत के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन खाली पेट इसका सेवन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टमाटर एसिडिक नेचर की वजह से पेट में दर्द या फिर अल्सर जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अब बात करते हैं केला। तो खाली पेट केला का सेवन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि केले में मौजूद पौष्टिक तत्व पेट में बेचैनी, उल्टी जैसी परेशानियां पैदा कर सकते हैं, इसीलिए इस बात का आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं दही के बारे में। ऐसे तो दही हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इसका सेवन खाली पेट में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड होता है जो पेट की अम्लता के स्तर को बिगाड़ देता है। अब बात करते हैं मसालेदार भोजन। तो सुबह सुबह खाली पेट नाश्ते में मसालेदार भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसाले की प्रकृति तीखी होती है जो पेट के पाचन तंत्र को खराब कर सकती है। इसीलिए सुबह सुबह ज़्यादा मसालेदार खाना खाने से बिल्कुल भी आप बचें, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है।
ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार पटना, बक्सर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में सिर्फ उन छात्रों को साइकिल देगी जो स्कूल में कम से कम 75% उपस्थिति रहेंगे। खबर के अनुसार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को साइकिल, स्कूल ड्रेस, स्कॉलरशिप समेत सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 75% हाजिरी अनिवार्य होगी। आपको बता दें कि अगर किसी छात्र को साइकिल, स्कूल ड्रेस, स्कॉलरशिप आदि का लाभ लेना है तो फिर उसे स्कूल में आकर के पढ़ाई करना होगा। दरअसल नीतीश सरकार के दौरान कोरोना काल में छात्रों के अटेंडेंस के नियम में छूट दी गई थी, लेकिन अब 75% हाजिरी अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि अगर आप स्कूल में 75% हाजिरी बनाएंगे, आपका स्कूल में 75% हाजिरी होंगे, तभी आपको इन सब चीज़ का लाभ मिलेगा। तो फिर देरी किस बात की? स्कूल से बिल्कुल भी गायब होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, मिली जानकारी के अनुसार विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 से ही साइकिल, स्कूल ड्रेस, स्कॉलरशिप आदि योजनाओं का लाभ लेने के लिए स्कॉलरशिप को अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर के सभी जिलों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पटना, पूर्णिया, नालंदा समेत सभी जिलों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार नीतीश सरकार ने सभी कार्यालयों में कर्मियों के आने जाने और फिर खाने का समय तय कर दिया गया है। इसको लेकर के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, खबर के अनुसार बिहार के सभी विभाग और अधीनस्थ कार्यालयों में सभी कर्मियों की हाजिरी बायोमेट्रिक के माध्यम से लगेगी। साथ ही साथ सभी स्तर के कर्मियों को समय पर ऑफिस आना जरूरी होगा और लंच भी समय पर ही करना होगा। अब कोई भी कर्मचारी समय से पहले ऑफिस से बाहर नहीं जा सकते हैं। इसको लेकर के सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों के भारतीय जनता में शामिल होने के बाद ललन सिंह ने, यानी कि जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, उन्होंने न सिर्फ बीजेपी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला है। ललन सिंह ने कहा है कि मणिपुर में विधायकों को तोड़ा गया है, वहां धन बल का प्रयोग हुआ है। जहां प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार और सदाचार का परिभाषा बदल रहे हैं, धन बल का प्रयोग बीजेपी के लोग पीएम कर रहे हैं, तो फिर वे सदाचार हैं। विपक्षी पार्टी अगर एक मंच पर आ रही है तो फिर ये भ्रष्टाचार है। ललन सिंह ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में विधायक जो हमारे जीते थे वे बीजेपी को हरा करके जीते थे। अरुणाचल प्रदेश में 7 सीटें जेडीयू की जीती थी और मणिपुर में 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा करके जेडीयू जीती थी। अरुणाचल प्रदेश में 2020 में जो बीजेपी ने किया वह गठबंधन का धर्म नहीं निभाया। जितने दागी लोग हैं अगर बीजेपी में चले जाएं तो फिर वे साफ सुथरे और धुले हुए हो जाते हैं। 2024 में जेडीयू राष्ट्रीय पार्टी बनेगी, बीजेपी इसे रोकने के लिए कितनी भी कोशिश कर ले। ललन सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में 42 सभा की थी, 53 सीट आई। जेडीयू की चिंता बीजेपी छोड़ दें, भारतीय जनता पार्टी 2024 की चिंता करे। जुमलेबाज देश से विदा हो रहे हैं, थर्ड फ्रंट बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जेडीयू का ये प्रयास है कि सभी दलों को एक मंच पर लाएं और एक साथ मिलकर के बीजेपी के खिलाफ जाएं। जब बीजेपी ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सरकार बदली, झारखंड, दिल्ली में सरकार बदलने का प्रयास बीजेपी कर रही है, उसका असर देश में दिख रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि मोकामा से अनंत सिंह की विधायकी खत्म होने के बाद अब अनिल सहनी की भी विधानसभा सदस्यता खत्म होने तय है। यह 2 महीनों में आरजेडी के लिए ये दूसरा झटका है। उनके 2 विधायकों के खिलाफ सजा होना कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बार फिर से मौका दिया गया है कि आरजेडी को दागियों की पार्टी करार कर दिया जाए। उनके कुछ मंत्रियों पर अभी कई तरह के आरोप लगे हैं। यह नियम अनुसार 2 साल से अधिक की सजा पर ही सदस्यता चली जाती है। अनिल सहनी 5वें जनप्रतिनिधि होंगे जिनकी विधायकी जाएगी। जहाँ इसके पहले सजा पाने के कारण 4 विधायकों की सदस्यता गई। आपको बता दें कि दिल्ली की एक कोर्ट ने शनिवार को अनिल सहनी को यात्रा महंगाई भत्ते की धोखाधड़ी के मामले में 3 साल कैद की सजा सुनाई है। जहाँ तय प्रावधान के अनुसार उनकी विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि अब एक्सप्रेस ट्रेनों को उन्हीं स्टेशनों पर स्टॉपेज मिलेगा जिनकी टिकट से रोजाना की कमाई 15,000 से ज्यादा होगी। जब 15,000 रुपए से कम की कमाई करने वाले स्टेशनों पर एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं रुकेगी। अभी तक 5,000 की आय पर अस्थायी रोक की सुविधा थी। रेलवे बोर्ड के उप निदेशक कोचिंग विवेक कुमार सिंघा ने 29 अगस्त को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक एक स्टेशन पर ट्रेनों को रोकने पर करीब 25,000 रुपए खर्च होते हैं,
जिसमें बिजली, डीजल, कर्मचारियों का वेतन, साफ सफाई, यात्री सुविधा आदि शामिल है। रेलवे प्रशासन उन स्टेशनों से स्टॉपेज खत्म करने जा रहा है जहां 20 से कम यात्री सवार होते हैं। एनई रेलवे में 20 से ज्यादा रेल ऐसे स्टेशन है जहां यात्रियों की संख्या काफी कम है। हालांकि आदेश जारी होने तक जिन स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव है वे यथावत जारी रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप अपना राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए केंद्र सरकार नई योजना लेकर के आई है। अब आपको मेरा राशन मेरा अधिकार कार्यक्रम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो सरकार की ओर से बीते 5 अगस्त को पंजीकरण सुविधा की शुरुआत की है। ये सुविधा अभी केंद्र शासित प्रदेश सहित 11 राज्यों में राशन कार्ड जारी करने के लिए शुरू हुई है। इस सामान्य पंजीकरण सुविधा का परिणाम अच्छा रहा है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद अब तक लगभग 13,000 लोगों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बेघर लोगों, निराश्रितों, प्रवासियों और अन्य पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाना है। दोस्तों बात करते हैं कि मणिपुर में अपने विधायकों के पाला बदलने से नाराज जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू एक तरफ जहां बीजेपी पर पलटवार कर रहा है तो फिर वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने जेडीयू को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी ने दावा कर दिया है कि अगले 6 महीने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव होंगे। सम्राट चौधरी ने कहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को कल्याण बिगहा पहुंचाने वाले हैं। अगले 6 महीने में नीतीश कुमार कल्याण बिगहा जाकर के आराम करेंगे। उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो चुका है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार जिस कुचक्र में फंसे हैं उसकी वजह से उनका राजनीतिक अंत तय हो गया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से बीजेपी के साथ खेल खेलते रहे थे जब वे खेल आरजेडी के साथ नहीं खेल पाएंगे। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का चरित्र अच्छे से पहचानते हैं और यही वजह है कि उन्होंने अगले 6 महीने में नीतीश कुमार का बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर रखी है। बिहार की जनता भी नीतीश कुमार को भली भांति समझ चुकी है। यह नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश का लव कुश समीकरण नहीं है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने कुशवाहा समाज को केवल ठगने का काम किया है और अब ये बात भली भांति सबको मालूम पड़ चुकी है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में है, लेकिन ये उनके लिए दिन में देखे जाने वाले किसी सपने से ज्यादा नहीं है। जब बिहार की जनता जानती है कि आगे नीतीश कुमार के साथ क्या करना है। नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर होने के बाद अब बिहार के अंदर 2024 में भी मोदी होंगे और 25 में भी मोदी के नाम पर ही जनता का समर्थन होगा। दोस्तों बात करते हैं कि मणिपुर में जेडीयू में हुई बड़ी टूट के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। जेडीयू और नीतीश कुमार ने बीजेपी और विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं तो फिर जवाब देने के लिए बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मोर्चा खोल दिया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जिस तरीके से मणिपुर को जेडीयू मुक्त किया गया है वैसे ही बिहार की बारी भी जल्द आने वाली है। तो सुशील मोदी ने दावा कर दिया है कि जल्द ही बिहार में आरजेडी जेडीयू का गठबंधन टूटने वाला है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मणिपुर में जेडीयू के 6 विधायकों में से 5 विधायक रातों रात भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। तो दोनों नेताओं ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया है। जेडीयू के आरोपों पर जवाब देने के लिए सुशील कुमार मोदी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा है कि मणिपुर और अरुणाचल जेडीयू नीतीश जी के एनडीए से गठबंधन तोड़ने के निर्णय से सहमत नहीं थे, इस कारण इन राज्यों के एमएलए भाजपा में शामिल हो गए हैं। सुशील मोदी ने कहा है कि अभी अनेक राज्यों की जेडीयू की इकाई विद्रोह करने वाली है। क्या नीतीश जी के एमएलए बिकाऊ है? उनके खरीदने से संबंधित बातें और आरोप बेबुनियाद है। सुशील मोदी ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के बाद अब मणिपुर भी जेडीयू मुक्त हो गया है। उन्होंने दावा कर दिया है कि मणिपुर के जेडीयू के 5 विधायक एनडीए में ही रहना चाहते थे, इसलिए वे भाजपा में शामिल हो गए और एनडीए में ही रह गए। सुशील मोदी ने कहा है कि बहुत जल्द बिहार में जेडीयू आरजेडी गठबंधन भी टूटने वाला है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में आधार कार्ड को ही प्रमुख पहचान बनाने की कवायद चल रही है। जहाँ कई योजनाओं से जोड़ने के बाद अब आधार कार्ड को अन्य दस्तावेजों के साथ लिंक किया जा रहा है। जहाँ पैन कार्ड से लिंक करने की अनिवार्यता के बाद अब आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से भी लिंक किया जा रहा है। अब फर्जी मतदाता कार्ड को रोकने के लिए सरकार ने वोटर आईडी कार्ड को भी पैन और आधार से जोड़ने को कहा है। पैन कार्ड के साथ साथ वोटर आईडी कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराब के खिलाफ अब
जापान की तकनीक का इस्तेमाल होगा। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की केमिकल लैब में अब अत्याधुनिक जांच हो सकेगी। विभाग ने इसके लिए 1,40,00,000 रुपए की लागत से गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमीटर मशीन खरीदी है। जापान से मंगाई गई इस मशीन की सहायता से खून में शराब की मात्रा की जांच हो सकेगी। इसके अलावा सभी प्रकार के जहरीले पदार्थों के साथ साथ चरस, गांजा, अफीम जैसे मादक पदार्थों की जांच भी की जाएगी। मशीन ये भी बता देगी कि शराब में जहरीली पदार्थ की मात्रा कितनी है। इतना ही नहीं, 1 या फिर 2 बूंद जितनी कम मात्रा में भी सैंपल है तो भी मशीन की सहायता से जांच की जा सकेगी। शराब की जहरीली होने के कारणों की जांच मशीन के द्वारा की जा सकेगी। इसमें देखा जाएगा कि किस केमिकल या फिर रिएक्शन के कारण शराब जहरीली हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि एक मोबाइल ने मधेपुरा में तहलका मचा दिया है। दरअसल एसपी का मोबाइल कॉल गर्ल सप्लायर के पास से मिला है। कहा जा रहा है कि मोबाइल की चोरी हो गई थी। बात क्या है, चलिए बात करते हैं विस्तार से। तो 300 रुपये प्रति घंटे पर आई कॉल गर्ल को रुपये नहीं मिला तो फिर मधेपुरा एसपी का मोबाइल चुरा ले गई। जब मोबाइल सर्विलांस के जरिए जब मोबाइल के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया गया तो फिर चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। दरअसल जिस महिला के पास से मधेपुरा एसपी का मोबाइल बरामद हुआ है वह कोई चोर नहीं बल्कि कॉल गर्ल सप्लायर थी। जब महिला ने कई और अहम खुलासे किए हैं। जहाँ इन दिनों एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दावा किया जाता है कि ये वीडियो पुलिस विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी के कार्यालय में बनाया गया है। जब वीडियो में महिला ने दावा किया है कि वह मधेपुरा सदर अस्पताल के सामने डीएसपी मुख्यालय के आवास पर एक लड़की को भेजी थी जिसने ये मोबाइल चोरी करके उसे दिया था। महिला का दावा है कि वह और भी पुलिस अधिकारी को लड़कियों का सप्लायर करती थी। जहाँ वह यहाँ 4 बार लड़की भेज चुकी है। रेट का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा है कि 300 रुपये प्रति घंटे के दर पर वे साहब के यहाँ लड़की भेजती थी। अधिक देर रखने पर 500 रुपये देने की बात की थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हरकंप मचा हुआ है। दरअसल मधेपुरा एसपी राजेश कुमार जब कुछ दिन पहले ही छुट्टी पर गए थे तो फिर मुख्यालय डीएसपी अमरकांत चौबे को एसपी का चार्ज मिला था। इसी बीच प्रभारी एसपी सह मुख्यालय डीएसपी अमरकांत चौबे के आवास पर आई कॉल गर्ल को मनमाफिक रुपया नहीं दिए जाने पर उसने मोबाइल चुरा लिया। बताया जा रहा है कि इसी दौरान कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे ने मधेपुरा एसपी को फोन किया था, किंतु उनका फोन स्विच ऑफ बताया तो फिर उन्होंने नंबर को सर्विलांस पर लिया। जब पता चला है कि नंबर सहरसा में है। जब फिर मामले की छानबीन की गई तो फिर मोबाइल सहरसा की एक महिला के पास से बरामद हुआ है। फिर महिला से जब पूछताछ हुई तो फिर वे सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि महिला ने कबूल की है कि मैं एसपी साहब के आवास पर यानी कि एक एसपी साहब के पास लड़की भेजती थी और उसके बदले में पैसे देते थे। लेकिन जब एसपी साहब पैसे नहीं दिए तो फिर वो मोबाइल चोरी करके ले आई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षकों के चयन के लिए बीटीईटी, सीटीईटी पात्रता परीक्षाओं में पास के अलावा भी गंभीर किस्म के साक्षरताकार यानी कि इंटरव्यू जैसे लैंडमार्क की जरूरत है। इस दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। जब बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ये बात एक न्यूज चैनल के साथ खास बातचीत के दौरान कही है। उन्होंने 2 टूक कहा है कि शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव की सख्त जरूरत है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया है कि शिक्षक चयन की वर्तमान प्रक्रिया शैक्षणिक गुणवत्ता स्थापित करने में कमतर साबित हो रही है। विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों में बेहतर शिक्षक न मिल पाने के सवाल पर बताया है कि इसके पीछे शिक्षा प्रणाली संस्कृति में कुछ न कुछ कमियां, जिम्मेदारियां रही है, हालांकि हम ऐसे शिक्षकों की पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पटना, समस्तीपुर, पूर्णिया समेत सभी जिलों के छात्र स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी योजना है जिसके तहत 10वीं पास के छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है। जहाँ इसके लिए अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र आवेदन के पात्र होते हैं। जहाँ खबर के अनुसार ऐसे छात्र जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तथा जो पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं वैसे छात्रों को इस स्कॉलरशिप का लाभ सबसे पहले मिलेगा। इसका लाभ 10वीं पास लड़की और लड़कियां दोनों उठा सकती है। आवेदन की तिथि के बारे में बात किया जाए तो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 10 दिसंबर से 9 अक्टूबर तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। जहाँ आवेदन कैसे करेंगे ये भी आपको बता दे रहे हैं।
तो बात करते हैं कि छात्र आधिकारिक वेबसाइट www.pmsonline.bih.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं, अभी घर बैठे। दोस्तों बात करते हैं कि 2024 में अभी भले ही काफ़ी वक्त बाकी हो, लेकिन उसके लिए तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वह पीएम मोदी के चेहरे पर ही मैदान में उतरेगी, जबकि विपक्ष की ओर से चेहरा तय नहीं हो पा रहा है। जब विपक्ष के खेमे में कई नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी को आगे किया जा रहा है, तो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां थर्ड फ्रंट के गठन पर विचार कर रही है। हालांकि चेहरे के नाम पर क्षेत्रीय पार्टियां भी एक मत नहीं हो पा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होते ही 2024 के लिए सारे समीकरण बदल चुके हैं। विपक्ष में शामिल होते ही नीतीश कुमार ने 2024 के लिए हुंकार भर दी है। उन्होंने मोदी को उखाड़ फेंकने की कसम खा ली है। इस तरीके से मोदी को, यानी कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने वाला एक और नेता तैयार हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मदद से नीतीश अब दिल्ली पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी मोदी को हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। केसीआर ने हाल ही में नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी। केसीआर से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार के हौसले काफ़ी बुलंद हुए हैं। हालांकि इसके बाद भी नीतीश के लिए दिल्ली दूर नजर आ रही है। नीतीश की राह में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी बड़ा रोड़ा बनती हुई नजर आ रही है। विपक्षी एकता को खंड खंड करते हुए 2024 लोकसभा चुनाव में टीएमसी अकेले मैदान में उतर सकती है। टीएमसी का साफ कहना है कि चुनाव के बाद विपक्षी दलों की सीटों के हिसाब से ही किसी नेता पर विचार किया जाएगा। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त देने के बाद ममता का जोश बढ़ा है। इसके बाद विपक्ष में भी ममता की स्वीकार्यता बढ़ी है। गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी खेमे की पार्टियां ममता के नेतृत्व में थर्ड फ्रंट के गठन की वकालत करती रहती है। ममता भी अपनी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने में लगी हुई है। हालांकि ममता की सबसे बड़ी समस्या यह है कि बंगाल के बाहर उनका कोई विशेष जनाधार नहीं है, क्योंकि हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाने के कारण वे हिंदी भाषा प्रदेशों की जनता को कनेक्ट नहीं कर पाती है। वहीं पर दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद मोदी को टक्कर देने वाले नेताओं में नीतीश कुमार का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। जदयू आरजेडी ने उन्हें पीएम उम्मीदवार बताया है, तो फिर दोनों दलों का कहना है कि नीतीश के पास सत्ता चलाने का पुराना अनुभव है। वह पिछले 17 सालों से बिहार की सत्ता के धूरी बने हुए हैं। बिहार से लेकर के केंद्र तक के राजनीति में अपना दबदबा रखते हैं। नीतीश कुमार की पहचान एक ओबीसी नेता के तौर पर रही है। जेपी आंदोलन से निकले नीतीश कुमार ही अकेले ऐसे नेता है जो राजनीति में अपने परिवार को नहीं लेकर आए हैं, यानी कि नीतीश कुमार अपने परिवार की राजनीतिकरण नहीं किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बीपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार बीपीएससी की पीटी पुराने पैटर्न पर ही होगी। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग ने यह फैसला किया था कि बीपीएससी की पीटी 2 दिनों की ही होगी और इसमें परसेंटाइल सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसके बाद बिहार के छात्रों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था, जिससे पटना की सड़कों पर भारी बवाल भी देखने को मिला। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक की और बैठक के बाद सरकार की बयान जारी करते हुए कहा कि बीपीएससी की पीटी परीक्षा पुराने पैटर्न पर ही होगी। एक दिन एवं एक पाली में ही एग्जाम लिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून के सक्रिय होने से कई जिलों में गरज के साथ बारिश हो रही है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार के गया, रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर जिले में वज्रपात से 7 लोगों की जान चली गई है। वहीं मौसम विभाग ने आज भी बिहार के कई जिलों में वज्रपात होने की संभावना जताई है, इसलिए खराब मौसम के दौरान सावधान रहें। आपको बता दें कि कल वज्रपात से गया के 3, रोहतास के 2, औरंगाबाद और कैमूर के एक व्यक्ति की जान गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी संवेदना जताते हुए मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आप खराब मौसम में सतर्क रहें और समय समय पर मौसम विभाग या फिर आपदा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें, ताकि लोगों को किसी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। मौसम विभाग ने बिहार के भागलपुर, पूर्णिया, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, कटिहार और किशनगंज में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। आज दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया, बक्सर समेत सभी 38 जिलों में अगर आप जमीन की खरीदारी कर रहे हैं तो फिर आप कुछ जरूरी बातों को ध्यान में अवश्य रखें। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में कई ऐसी जमीन है जिसे खरीदना और बेचना
गैर कानूनी माना जाता है। तो ऐसे में अगर आप बड़े शहरों में ज़मीन खरीदने वाले हैं तो फिर आप कुछ बातों का ध्यान में रखें जो हम आपको भी बताने वाले हैं। तो बात करते हैं कि बिहार सरकार ने मठ मंदिर की ज़मीन खरीदने और बेचने पर प्रतिबंध लगा रखा है, इसलिए आप मंदिर और मठ की ज़मीन बिल्कुल भी भूल से ना खरीदें। तो दूसरे नंबर पर बात करें तो बिहार के सभी 38 जिलों में जो खास महल की ज़मीन है वह राज्य सरकार के अधिकार में आती है, इसलिए इस ज़मीन को बिल्कुल भी ना खरीदें। तीसरे नंबर पर बात करें तो गाँव से लेकर के शहर तक जितने भी गैर मजरूआ ज़मीन है वह ज़मीन बिहार सरकार की है, इसलिए इसे भी भूल कर भी ना खरीदें। चौथे नंबर पर बात करें तो बिहार में अगर कोई ज़मीन कैसर हिंद की है तो फिर ये ज़मीन केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार में आती है, इसीलिए इसे भी आप बिल्कुल भी भूल से ना खरीदें। पाँचवें नंबर पर बात करें तो बिहार में अगर कोई ज़मीन सरकार की किसी संबंधित विभाग की है तो इस ज़मीन को खरीदना और बेचना गैर कानूनी माना जाता है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।